गुड इवनिंग बेटा। और आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम होगा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पिछले जो है लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर रखा था बेटा जो है एनिमल किंगडम, और कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है, आज इसका जो सेकंड लेक्चर आपका है। और सेकंड लेक्चर में हमने आपको कल के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस कर दिया था, शायद जो मसल्स के बारे में याद होगा। टाइप ऑफ मसल्स हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों की बॉडी में जो है तीन तरह के मसल्स पाई जाती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, और एक होता है कार्डियक मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल्स, है ना। तो तीन तरह की मसल्स हम लोगों की बॉडी में पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स हमने आपको बताया था कि जो हमारे बोन से कनेक्टेड होती हैं, और उसको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स बोला जाता है। और जो हार्ट में स्पेशली पाया जाता है, जो एक तरह से मायोकार्डियम जो हमारा लेयर होता है ना, इपिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो हमारा जो मायोकार्डियम होता है, उसी मायोकार्डियम में स्पेशली आपकी पाई जाती है जो मसल्स, उसको हम लोग नाम देते हैं कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स हमने बताया था इनवॉल्वेंट्री नेचर की होती हैं, जिसका हमारी इच्छा पे काम नहीं करती है। हाँ, बट उसमें क्या होता है कि क्रॉस स्ट्रिएशन पाया जाता है। कुछ फाइबर्स के एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट्स, है ना, ये सब सारे फाइबर्स के स्ट्रिएशन आपके पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसको स्ट्रेटेड मसल्स बोला जाता है। जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं सारे बोन से कनेक्टेड होती हैं, और ये सारा वॉल्वेंट्री होती हैं, है ना, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, ओन डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग जो स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। और स्ट्रेटेड मसल्स इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, है ना, जिसमें आपके जो है आई बैंड, ए बैंड का पूरा स्ट्रिएशन पाया जाता है। इसलिए इस मसल्स को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आया था एक और मसल जिसका नाम है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो होती हैं वो क्या होती हैं कि हमारे बॉडी के सारे विसराज ऑर्गन में पाए जाते हैं। बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्पेशली ये पाई जाती हैं। उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, इनवॉल्वेंट्री नेचर की होती हैं, जो हमारे इच्छा पे काम नहीं करती हैं। और इसको नॉन स्ट्रेटेड बोला जाता है। नॉन स्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका जो क्रॉस स्ट्रिएशन जो होता है वो आपका नहीं पाया जाता है ना। यहाँ पे देखिए हमने जो टाइप ऑफ मसल्स बताया था कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, और कौन सी जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है बेटा जो स्मूथ मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स आपको दिख रहा है। जो कार्डियक मसल्स होती है बेटा जो है, इस कार्डियक मसल्स में जगह जगह पे ऐसे पाया जाता है कार्डियक इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जो पास पड़ोस की सेल से कम्युनिकेट करती है एक तरह से, है ना। तो इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। दिख रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो पड़ोसी सेल से कम्युनिकेट करती रहती हैं, है ना। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क स्पेशली पाया जाता है किसमें, जो कार्डियक मसल्स में। यहां पे हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए एक मसल से स्ट्रक्चर है, इस स्केलेटल मसल से आपको दिख रहा है ना। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। जैसे हमने क्या किया कि जो है बाइसेप मसल्स को निकाल लिया। ये बाइसेप है, नीचे की तरफ ट्राइसेप मसल्स होती है। बाइसेप, ट्राइसेप, ये डेल्टॉइड मसल्स आपको दिख रही है, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होती है। तो जो बाइसेप मसल्स है, ये बाइसेप मसल और नीचे की तरफ ट्राइसेप मसल्स, हमने क्या किया कि एक मसल्स का पूरा बैंड निकाला। हमने एक मसल्स को निकाला है, बाइसेप को, ये आपको दिख रहा है। तो एक मसल्स का हमने छोटा सा ये सेक्शन, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये टेंडान है। ये टेंडान है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं टेंडान बोला जाता है। ये दिख रहा है आपको जो टेंडान यहाँ पे लिखा भी है ना। और ये आपको जो है बोन्स दिख रही है, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला बोन है। और यहाँ पे आपका दिख रहा है जो है ये ह्यूमरस बोन है, जिसका हेड वाला पार्ट इस ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट है। ये आपको मसल्स दिख रही है, ये बाइसेप मसल्स है। इस बाइसेप मसल्स का हमने सेक्शन काटा। जब इसका सेक्शन काटते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो मसल्स का बेटा ऐसे जो है बैंड पाया जाता है, ये दिख रहा है आपको जो है ऐसे। जो इसका बीच का थिक पोर्शन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बेली बोलते हैं। और ये पॉइंट इसका कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। और नीचे का पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं इंसर्शन बोलते हैं। इंसर्शन का मतलब होता है एंड ऑफ मसल्स। जहां पे मसल्स एंड होती है उसको बोलते हैं इंसर्शन बोलते हैं, और जहां से मसल्स स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये देखिए आपकी ऐसे कोई बोन है ना। मान लीजिए कि इस बोन पे बेटा यहाँ पे ये कोई बाइसेप मसल्स है, और यहां से निकली यहाँ पे खत्म हो गई। और यहाँ पे ये ट्राइसेप मसल्स है। तो ये ट्राइसेप मसल्स जो है ये आपको दिख रहा है, ट्राइसेप मसल्स की ओरिजिन यहां से है और खत्म हो रही है यहाँ पे।
एक हमने नाम दे रहे हैं, बस एक इस तरह से जो है नाम देख रहे हैं कि ये नहीं चीजें कि मतलब आपका यहीं से ओरिजिन है पर्टिकुलर, एक हम बोन्स पे अटैचमेंट दिखा रहे हैं। तो अगर ये बाइसेप मसल्स है तो बाइसेप की मसल्स की स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, दैट इज अ ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट इसका है, और बाइसेप यहां पे खत्म हो रही है तो दैट इज अ इंसर्शन पॉइंट, ये उस मसल्स का इंसर्शन हो गया। ये हो सकता है कि जहां पे कोई मसल्स इंसर्ट हो रही है तो हो सकता है कि किसी दूसरे मसल्स के लिए वो ओरिजिन हो सकती है ना, वो दूसरे के लिए ओरिजिन हो सकती है, उसका इंसर्शन कहीं और हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों मसल्स का इंसर्शन एक ही प्लेस पे हो रहा है ना। तो इंसर्शन का मतलब होता है एंड ऑफ क्या चीज जो है मसल्स। तो ये आपको जो है फिगर में क्लियर हो रहा है। एक कोई सेक्शन कटा है, ये दिख रहा है, एक मसल्स का सेक्शन कटा है, ये मसल्स के पूरे बैंड है, जो हमारा मसल्स होते हैं उसमें मसल्स फाइबर्स आपके पाए जाते हैं। तो ये पूरा मसल्स का पूरा बैंड है, और इस मसल्स में जो देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे जो है फाइबर्स पाए जाते हैं, ढेर सारे जो फाइबर्स का बैंड होता है। तो जो फाइबर्स के बैंड होते हैं, जैसे ये हमने सेक्शन काटा, और इस सेक्शन में आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे देखिए कि ये मसल्स का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, तो इस मसल्स का जो पूरा कवरिंग है बाहर की, उस कवरिंग को नाम देते हैं बेटा जो है इपीमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इपीमाइसियम बोलते हैं। अंदर की तरफ मसल्स फाइबर के ऐसे जो है बंडल पाए जाते हैं, तो जो मसल्स फाइबर के बंडल होते हैं उसको फैसिकल्स बोला जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा जो है फैसिकल्स बोलते हैं, या फैसिकुलाई बोलते हैं। इस फैसिकुलाई की जो कवरिंग होती है उसको नाम देते हैं क्या चीज जो है पेरीमाइसियम बोलते हैं। जो आपकी इसकी कवरिंग होती है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग जो है पेरीमाइसियम बोलते हैं, है ना। तो जो फैसिकल्स की कवरिंग, और इसी के अंदर आपके ऐसे पाए जाते हैं मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, और इस मसल्स फाइबर की जो अपनी खुद की कवरिंग होती है ऐसे, उस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा जो है इंडोमाइसियम बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं इंडोमाइसियम बोलते हैं। तो जो मसल्स के जो बंडल होते हैं उसको बोलते हैं फैसिकल्स। तो ये जगह जगह पे आपके जो फैसिकल्स होते हैं, और इन फैसिकल्स को हम लोग नाम देते हैं एक तरह से, जो फैसिकल्स होते हैं उन फैसिकल्स की जो कवरिंग होती है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। फैसिकल्स क्या होता है कि मसल्स फाइबर के बैंड होते हैं, एक तरह से बंडल होता है वो, है ना, ग्रुप होता है एक तरह मसल्स फाइबर का, उसको फैसिकल्स बोलते हैं। जो एक फैसिकल्स की कवरिंग होगी उसको पेरीमाइसियम बोलेंगे, सारे फैसिकल जिसमें क्लोज होंगे उसको इपीमाइसियम बोलेंगे, जो पर्टिकुलर हमने एक मसल्स फाइबर निकाला उसकी जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे इंडोमाइसियम। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, जो हमारा मसल्स फाइबर होता है ना चीजें, जो मसल्स फाइबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मसल्स फाइबर है, इस मसल्स फाइबर का जो आपको बैंड दिखे, एक मसल्स फाइबर को हमने बाहर निकाला, तो जब मसल्स फाइबर को बाहर निकालते हैं ऐसे, ये एक सिंगल जो है मसल्स फाइबर है, तो जो मसल्स फाइबर होता है इसकी लेयर को हम लोग नाम देते हैं बेटा जो है सार्कोलेमा बोलते हैं। इसकी बाहर की लेयर को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी सार्कोप्लाज्म में आपका क्या होता है कि कुछ पैरेलल स्ट्रिएशन पाया जाता है, ऐसे पैरेलल कुछ बैंड पाए जाते हैं, ये बहुत ही थीन फिलामेंट होते हैं। एक सिंगल मसल्स फाइबर का फिगर है, इस मसल्स फाइबर में ये जो पाया जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, मायोफाइब्रिल बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग नाम देते हैं मायोफिलामेंट बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं, या इसी को हम लोग नाम देते हैं सार्कोस्टाइल बोलते हैं, सार्को स्टाइल बोलते हैं। तो ये आपका जो है मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होता है। इसमें पाए जाने वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं एसआर, दैट इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला तो ये दिख रहा है आपको जो है मायोफाइब्रिल का फिगर दिख रहा है। ये जो मायोफाइब्रिल होता है, इस मायोफाइब्रिल का या मायोफिलामेंट का ये फिगर आपको दिख रहा है। तो जो मायोफिलामेंट्स होता है, जो मायोफाइब्रिल होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे आपके जो है आई बैंड पाए जाते हैं, दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक मसल्स फाइबर आपका है ना, एक ऐसे जो मसल्स फाइबर है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे आई बैंड पाया जाता है बेटा, दिख रहा है ऐसे, ये आई बैंड होते हैं, ये आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, और इस आई बैंड के बीच में आपका पाया जाता है कौन सा बैंड जो है, ए बैंड पाया जाता है। ए बैंड जो होता है वो डार्क होता है, जो आई बैंड होता है वो लाइट होता है।
याद रखिएगा, जो आई बैंड होता है लाइट होता है, जो ए बैंड होता है वो डार्क होता है ना। तो ये दो तरह के आपके बैंड होते हैं। जो आई बैंड होता है उसमें बीच में एक जेड लाइन पाई जाती है जिसको जिगजैग लाइन बोलते हैं, ज्विस चेंज बोला जाता है, क्रॉस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। तो जो आपका जो जेड लाइन होती है, इसी जेड लाइन से आपके निकले होते हैं पतले पतले फिलामेंट निकले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। जो जिगजैग लाइन होती है उसी से फिलामेंट निकला होता है उसको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। और पूरे ए बैंड में जो थिक फिलामेंट होता है जिसको नाम देते हैं हम लोग मायोसिन फिलामेंट, उसी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट जो है स्लाइड करता है, तो हमारा मसल्स का क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। बाकी कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म हम लोग जो है चैप्टर में पढ़ेंगे, जो है लोकोमोशन एंड इसमें जो है मूवमेंट्स में, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। और याद रखिएगा कि जो दो जेड लाइन आपको दिखती है, जैसे ये मायोफाइब्रिल है ना, मायोफाइब्रिल का फिगर है, तो इस मायोफाइब्रिल में आप देखिए कि ऐसे आई बैंड है और यहाँ पे आपका आई बैंड है। इस आई बैंड में आपको ऐसे जो है जिगजैग लाइन दिखेगी, दिख रहा है जिगजैग लाइन, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है जेड लाइन। और इसी जेड लाइन से ऐसे निकला होता है कौन सा बेटा, जो है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट निकला होता है। बीच में कुछ ऐसी डिस्टेंस होती है, बीच में कुछ ऐसी एरिया होती है ए बैंड में जहां पे एक्टिन फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब एक्टिन फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं जेड, है ना, एच जोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, जो है इसको बोलते हैं हम लोग जो है एच जोन बोला जाता है, इसको हैंसन जोन बोला जाता है। इसको भी दिख रहा है यहाँ पे हैंसन जोन होता है जिसमें मायोसिन हेड एब्सेंट होता है। तो ये आपको दिख रहा है जो है एच जोन हो गया, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे और भी जो है चीजें। तो ये आपको दिखा यहाँ पे स्ट्रक्चर। फिर से एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एक मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल का फिगर दिख रहा है यहाँ पे। आप देखिए इस मायोफाइब्रिल के फिगर में ये बीच में आपको जो है जेड डिस्क दिख रहा है, जेड लाइन, जिसको जो है हम लोग जिगजैग लाइन बोलते हैं। इसी से पतले पतले फिलामेंट निकले हैं जिसको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, ये जो आपको बीच में जो रेड कलर का बना है दैट इज अ थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। इसके बीच में एक एरिया ऐसे जो है बनाई गई है, दिख रहा होगा आपको, जहां पे एक्टिन फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसको बोलते हैं एच जोन बोला जाता है ना। और ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से जो है आई बैंड बोलते हैं। और बीच का ये जो पूरा बैंड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, जो है ए बैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं ना, ये दिख रहा है ऐसे, ये आई बैंड है। और इधर भी आपका आई बैंड, ऐसे आई बैंड, और दो आई बैंड के बीच में जो होगा वो ए बैंड होगा। तो ए वाला जो लाइन है बीच में, इसको हम लोग नाम देते हैं एम लाइन, या तो इसे बोलते हैं माइसेलर लाइन बोला जाता है। और दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टू जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये दिख रहा है ये वाला, है ना। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। इधर भी आगे होगा तो उसको बोलेंगे सार्कोमियर, इधर भी होगा आगे जो है तो उसको बोलेंगे सार्कोमियर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। दैट इज द यूनिट ऑफ द मसल्स कंट्रैक्शन। इसको मसल कंट्रैक्शन का यूनिट बोला जाता है ना। ये बेटा मसल्स कंट्रैक्शन की क्या होती है, यूनिट होती है। आगे देखिए ये आपको जो है न्यूरल टिश्यूज है। इस न्यूरल टिश्यूज की आपकी जो फिगर है एक तरह से नर्वस, जैसे आपने मसल्स फाइबर्स आपने पढ़ा जो है वैसे ही आपके जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। जो नर्व का पूरा बैंड होता है ना, तो काफी एक बड़ा होगा जिसको हम लोग उसकी कवरिंग को बोलेंगे ईपीन्यूरियम बोलते हैं। अंदर जो है पतले पतले जो है ढेर सारे जो है नर्व फाइबर का पूरा बैंड होता है जिसको हम लोग एक तरह से नाम देते हैं फाइसिकल्स बोलते हैं। फाइसिकल्स की जो कवरिंग होती है पेरीन्यूरियम होता है। फिर उसके बाद अंदर जो नर्व होंगी उनकी जो कवरिंग होगी इंडोन्यूरियम होगा। एक नर्व फाइबर को बाहर निकाला तो ये आपको दिख रहा है कि जो है एक नर्व फाइबर का फिगर, एक नर्व फाइबर का ये फिगर, एक नर्व दिख रही है आपको। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द साइटान या तो बॉडी, इसको बोलते हैं साइटान या तो बॉडी बोलते हैं। जो इस पे थिन फिलामेंट्स निकले होते हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, रिसेप्टरों से सेंस को रिसीव करते हैं, साइटान को भेजते हैं, साइटान से जाता है एक्सान। ये आपको टर्मिनल एंडिंग जो होता है इसको नाम देते हैं बेटा जो है टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग जो है टीलोडेंड्रिया। ये टर्मिनल जो एंडिंग होती है उसको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, जो किसी दूसरे नर्व से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। इसके ऊपर आप देखिए ये माइलिन सीथ पाई जाती है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, जो है माइलिन सीथ बोलते हैं इसको, है ना। ये माइलिन सीथ है, माइलिन सीथ। जहां पे माइलिन सीथ एब्सेंट होता है बीच की एरिया,
उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं उसको। तो ये जो बीच की एरिया होती है उसको नाम देते हैं क्या, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ये आपको जो है डेंड्राइट्स दिख रही है, और ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं साइटान बोलते हैं। और इसके अंदर ऐसे जो है कुछ ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, निसल्स ग्रेनुल्स बोलते हैं उसको, है ना बेटा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं निसल्स ग्रेनुल्स बोलते हैं इसको। ये निसल्स ग्रेनुल होता है जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं निसल्स ग्रेनुल, ये आपका बना होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से, है ना। तो ये सारा चीजें आपको दिखा जो है, जो माइलिन शीथ होता है, ये सब माइलिन शीथ में ऐसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वान सेल बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं क्या, स्वान सेल बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है जो है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल होती हैं, यही स्वान सेल सिक्रीट करती हैं किसका, सिक्रीट माइलिन शीथ, यही माइलिन शीथ का सिक्रीशन करती हैं। तो ये याद रखिएगा, जो स्वान सेल होती हैं यही माइलिन शीथ का क्या करती हैं बेटा, जो है सिक्रीशन करती हैं। तो ये तो हो गया जो है आपका जो न्यूरल टिश्यू, स्वान सेल और न्यूरल टिश्यू। अगला देखिए आते हैं हम अर्थवाम के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए अर्थवाम है, दिख रहा है फिगर में। अर्थवाम में अगर हम बात करते हैं तो अर्थवाम जो है नियर अबाउट अगर हम बात करें तो इसका जो है 100 से लेके 120 या 80 से लेके जो 120 सेगमेंट होते हैं, और इसमें जो है ट्रू बॉडी सेगमेंट पाया जाता है। मेटामेरिज्म की कंडीशन होती है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या चीज जो है, ट्रू बॉडी सेगमेंट। पूरा 1 से लेके जो है आपका, मैंने बताया ना कि 80 से लेके 120 सेगमेंट आपके नियर अबाउट आपका पाया जाता है एक अर्थवाम में। इतने सेगमेंट्स होते हैं इसके। जो इसका फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टोमियम बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसको नाम देते हैं बेटा क्या, पेरिस्टोमियम बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलेंगे। और जो लास्ट सेगमेंट होता है, जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको नाम देते हैं पाइजीडियम बोलते हैं। जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो है पाइजीडियम बोलते हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसको पेरिस्टोमियम बोलेंगे, जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं पाइजीडियम बोलते हैं। दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट पाइजीडियम, फर्स्ट सेगमेंट आपका पेरिस्टोमियम कहलाता है। तो ये आपका जो है सेगमेंट हो गया। एक और टर्म इसमें ऐड है जिसको नाम देते हैं प्रोस्टोमियम। ये दिख रहा है, पहले वाले सेगमेंट में एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे मस्कुलर फ्लैप है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोस्टोमियम बोलते हैं। प्रोस्टोमियम इज नॉट बॉडी सेगमेंट। जो प्रोस्टोमियम होता है ये बॉडी सेगमेंट नहीं होता है, एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो फर्स्ट सेगमेंट पे आपका पाया जाता है। मस्कुलर फ्लैप डॉर्सली लोकेटेड होता है। ये इंगेशन में हेल्प करता है। जैसे ही कोई ये फूड लेता है तो ये प्रोस्टोमियम क्या करता है, उसको इंगेज करता है, पूरी तरह से बॉडी में अंदर लेता है, इंगेशन में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या करता है कि ये फोटो रिसेप्टर्स होता है। जैसे ही सनलाइट जिधर से आपको मिलेगी तो ये इस पे प्रोस्टोमियम पे जब पड़ता है तो ये एक तरह से सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है प्रोस्टोमियम। और इनको अगर धूप लगती है तो ये क्या करते हैं कि दूसरे तरफ अपनी बॉडी को मोड़ लेते हैं। तो एक तरह से जो प्रोस्टोमियम होता है ये फोटो रिसेप्टर भी होता है, और दूसरा हेल्प करता है किसमें, जो है इंगेशन ऑफ फूड में। तो ये आपको दिख रहा है मेटामर्स, जो एक एक जो सेगमेंट होते हैं, जो ईच सेगमेंट होता है इसकी बॉडी का, जो प्रत्येक सेगमेंट आपके बॉडी का पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी, ईच सेगमेंट ऑफ क्या बेटा, जो है बॉडी, इसके जो बॉडी का प्रत्येक सेगमेंट होता है उसको नाम देते हैं सोमाइट, या इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, जो है मेटामर बोलते हैं। सोमाइट या तो क्या बोलते हैं, मेटामर बोला जाता है। तो ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सोमाइट और द मेटामर। जो प्रत्येक सेगमेंट होता है इसके बॉडी का उसको नाम देते हैं सोमाइट, या तो क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा इसके जो है डिस्कस कर लेते हैं बॉडी वॉल के बारे में, है ना। इसके बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी बॉडी वॉल जो है तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है एपिडर्मिस, और दूसरे नंबर पे आती है बेटा जो है मसल्स लेयर,
दूसरे नंबर पे आती है मसल्स लेयर और तीसरे नंबर पे आती है सीलोमिक इपिथेलियल, सीलोमिक इपिथेलियल। जो सीलोमिक इपिथेलियल होती है ये सिंगल कॉलमनर इपिथेलियल से मिलकर बनती है, सिंगल कॉलमनर इपिथेलियल, है ना। तो ये सिंगल कॉलमनर इपिथेलियल से मिलकर बनती है। जो मसल्स लेयर होती है इसमें दो आती हैं, एक आपकी आती है लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, और एक आती है कौन सी, जो है सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स लेयर। दिख रहा है। तो मसल्स लेयर में दो तरह की मसल्स आती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर। और यहाँ पे सीलोमिक इपिथेलियल जो सिंगल कॉलमनर इपिथेलियल जो लाइंड होती है एक तरह से अंदर की तरफ, और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक आपके नॉन सेलुलर पार्ट होता है जिसको नाम देते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। जो एक क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस के ठीक ऊपर होता है, यह नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर और क्या होता है कि एपिडर्मिस के ऊपर होता है और ये सिक्रीट करता रहता है बराबर म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, है ना। ये ऑलवेज मॉइस्ट बना रहता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सिक्रीट तो म्यूकस नहीं, सॉरी सिक्रीट तो म्यूकस नहीं करता है, बट ये सिक्रीशन होता है एपिडर्मिस से, बट ये ऑलवेज मॉइस्ट बनी रहती है, ऑलवेज मॉइस्ट। सिक्रीशन इसका एपिडर्मिस से होता है, एपिडर्मिस की जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती है म्यूकस का। ये क्यूटिकल जो होता है नॉन सेलुलर होता है, एक थिन लेयर होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ये ऑलवेज म्यूकस पूरी तरह से मॉइस्ट नेचर का बना होता है। किसकी वजह से, जब एपिडर्मिस जो है सिक्रीट करती है म्यूकस तो इस ऑलवेज इसको मॉइस्ट बनाए रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगा अंदर, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा कि ये इसी मॉइस्ट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जाके इस मॉइस्चर में क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। और डिसॉल्व करने के बाद जो है क्या होगा कि अंदर की तरफ जो बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। जो मॉइस्ट होता है इसमें एक तरह से नमीपन जो होता है इसकी बॉडी में, है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉडी में अंदर जो है डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन को ले लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये बॉडी वॉल हो गया इसका। अब देखिए इसका जो और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही फिगर इसका है, एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग सिस्टम पढ़ लेते हैं। बॉडी वॉल हम लोगों ने पढ़ रखा। बॉडी कैविटी आपको पता है साइजोसिलोमेट होता है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी अंदर लाइंड होती है सीलोमिक इपिथेलियल से, जो मेड अप होती है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल से। ये आपको दिख रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल है, अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है किसकी, अर्थवर्म की, ये सब सेगमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, सब इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है इसका एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ होता है ऊपर की तरफ, ये माउथ ओपनिंग है और यहाँ पे दिख रहा है बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होगा वो फर्स्ट से 3 सेगमेंट तक ये आपका जो है मिलकर बना होता है ना। एक से लेके जो है तीसरे सेगमेंट तक आपका फैला होगा कौन सा, जो बक्कल कैविटी। चौथे सेगमेंट में आपका पाया जाता है फायरिंग्स। तो 4th सेगमेंट में क्या होगा, फायरिंग्स होता है। जो ईसोफेगस होता है ये 5 to 7 सेगमेंट होता है, 5वें से लेके 7 सेगमेंट तक होता है आपका फायरिंग्स। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग गिजर्ड बोलते हैं, है ना। गिजर्ड, गिजर्ड एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, ये पीसने का काम करता है। और ये जो सेगमेंट में पाया जाता है वो 8 से लेके 9 सेगमेंट के बीच में होता है, 8 से लेके 9 सेगमेंट में। स्टमक आपको दिख रहा है 8 से 9 सेगमेंट, बाकी जो है 9 से ही स्टार्टिंग हो जाती है स्टमक की। तो 9 से लेके आपको 14 सेगमेंट तक आपको मिलेगा कौन सा, जो है स्टमक। ये आपको जो 14 सेगमेंट तक मिलता है स्टमक। बाकी जो 15 सेगमेंट है उस 15 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक, ये कंटिन्यू लास्ट सेगमेंट तक जाएगा। तो ये आपका पाया जाता है क्या चीज, जो है इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है बेटा, जो है इंटेस्टाइन। ये दिख रहा है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होगा ये 15 टू लास्ट सेगमेंट होता है। क्लियर है यहां तक।
तो ये देखिए जो है इंटेस्टाइन जो है 15 टू लास्ट सेगमेंट तक फैला होता है। गिजर्ड आपका 8 टू 9 सेगमेंट होता है। एक से लेके तीसरे सेगमेंट तक आपका जो है बक्कल कैविटी पाई जाती है और फायरिंग्स आपका 4 सेगमेंट में पाया जाता है। फिर इसोफेगस 5 टू 7 सेगमेंट में होता है, 9 टू 14 सेगमेंट तक स्टमक होता है और 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक आपका क्या पाया जाता है बेटा, जो इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की, है ना। इंटेस्टाइन जो होता है, इस इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट में बल्कि 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट होते हैं इस इंटेस्टाइन के। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 15 सेगमेंट है ना। यहां से आप देखिए ये अर्थवर्म है, ये लास्ट सेगमेंट इसका है और ये हमने आपको बना दिया है, ये लास्ट सेगमेंट दिख रहा है, लास्ट सेगमेंट, ये लास्ट सेगमेंट है अर्थवर्म का। यहां पे मान लीजिए कि ये 15 सेगमेंट है, 15वां सेगमेंट आपको दिख रहा है, 15 सेगमेंट है। तो 15 से लेके लास्ट तक आपका इंटेस्टाइन है, ये 15वें से लेके लास्ट तक आपका इंटेस्टाइन पूरा फैला है। इस इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं बेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। अब देखिए कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कि 15 से लेके जो आपका यहाँ 26 सेगमेंट होगा, 26 सेगमेंट तक, है ना। थोड़ा सा और जो है ऊपर तक दिखा लेते हैं। और ये जो आपका 15 से लेके जो है 26 सेगमेंट तक होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं प्री टिफ्लोसोल रीजन बोलते हैं। प्री टिफ्लोसोल रीजन, इसको बोलते हैं प्री टिफ्लोसोल रीजन बोलते हैं, है ना, प्री टिफ्लोसोल रीजन। फिर आप लास्ट से काउंट करेंगे कि जैसे ये 80 से लेके जो है 100 सेगमेंट हमने आपको बताया, तो 80 से लेके 100 सेगमेंट तक है। तो 15 से लेके यहां से 15 से लेके लास्ट तक आपका इंटेस्टाइन है, तो 15 से लेके 26 सेगमेंट तक या 25 सेगमेंट तक आपका प्री टिफ्लोसोल रीजन होता है। और लास्ट सेगमेंट से लेके जब हम नीचे से काउंट करेंगे अगर, तो नीचे से भी काउंट करेंगे तो कितने सेगमेंट तक आएंगे बेटा, जो है 26 सेगमेंट तक। तो नीचे से जब काउंट करेंगे 26 सेगमेंट तक, तो ये आपका होगा कौन सा, जो है पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन होगा, पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन। और इसमें जो आपके बचते हैं नियर अबाउट जो है 26 से लेके आपका 35 जो सेगमेंट बचेगा बीच में, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है टिफ्लोसोल रीजन बोलते हैं, है ना। टिफ्लोसोल रीजन बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन, है ना। इसमें सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है टिफ्लोसोल रीजन में। तो याद रखिएगा कि हमने बताया कि जैसे ए अर्थवर्म है, मान लीजिए तो ए अर्थवर्म है, तो इस अर्थवर्म में आप याद रखो कि मान लीजिए कि ए 80 सेगमेंट का है, नियर अबाउट 80 सेगमेंट इसमें है या 100 सेगमेंट है। तो मान लीजिए कि जो है 100 या तो 80 सेगमेंट है या 80 से कम ही है। मान लीजिए कि 70 सेगमेंट का ए है, हाँ, या तो जो है 80 सेगमेंट का ही मान लीजिए आप। तो अगर ए 80 सेगमेंट का है बेटा, तो 80 सेगमेंट में आप सोचो कि पहले से लेके 15वें तक तो आपका और भी डाइजेस्टिव पार्ट हो गया alimentary कैनाल का। 15 से लेके जो है 26 तक हम आएंगे, 26 तक, तो ये आपका प्री टिफ्लोसोल रीजन। तो फर्स्ट से लेके जो है 26 आपका निकल गया, जिसमें से 15 से 16 सेगमेंट आपके क्या होंगे, 15 से लेके जो है 26 सेगमेंट तक आपका क्या होगा, प्री टिफ्लोसोल रीजन होगा। फिर उसके बाद नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 करके ऐसे आएंगे 26 सेगमेंट। तो नीचे से जब 26 काउंट करेंगे तो नीचे का 26 जो होगा नीचे से, वो आपका कहलाएगा पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन। बाकी जो बीच में आपका बचा सेगमेंट, वो आपका कहलाता है टिफ्लोसोल रीजन। और टिफ्लोसोल रीजन में जो है मैक्सिमम आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और देखिए इसी फिगर में एक और पॉइंट आपको दिखेगा, यहां पे ये दिख रहा है, एक फिगर और जो है दिखेगा, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकम बोलते हैं। इंटेस्टाइनल सीकम क्या होता है कि जो आपका ये 25 सेगमेंट या 26 सेगमेंट है, यहाँ पे 26 सेगमेंट मान के चलिए कि जो बेटा ये 26 सेगमेंट होता है, इसी 26 सेगमेंट से लेके ऊपर की तरफ अपवर्ड 22 या तो 23 सेगमेंट तक आपका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकी बोलते हैं। तो ये नीचे से 26 से ऊपर आता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकम बोलते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है, एक तरह से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है ना। तो ये इसका जो है कौन सा पार्ट हो गया, जो है डाइजेस्टिव
सिस्टम हो गया। ये आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए इसके बाद आता है बेटा कौन सा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, पहले थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में और बात कर लेते हैं। इनका जो फूड मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है कि डेड और डिकेइंग जो लीफ होती हैं, जो सॉइल में मिली होती हैं, वही इनका फूड मटेरियल होता है। ये फूड मटेरियल को जो है अंदर जो है टेकअप करते हैं। टेकअप करने के बाद जो इनका एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जिसको गिजर्ड बोलते हैं, ये गिजर्ड क्या करता है, इसको पीसने का काम करता है, ग्राइंड करने का काम करेगा। नीचे से स्टमक में खिसकेगा तो कुछ आपके जो है स्टमक के गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे जो डाइजेस्ट करेंगे फूड को, जो उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होंगे सॉइल में, उसको जो है आपको जो है क्या करेंगे, जो डाइजेस्ट करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगे, वहां पे कुछ फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा। बाकी फिर से बाद में जो है एडिफिकेशन करते हैं, एक तरह से पैलेट के फॉर्म में, गोली के फॉर्म में ये बाहर जो है बॉडी से जो है डिफिकेट करते हैं सॉइल मैटर को, है ना। तो उस को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है जो बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं यह। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के इनकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट तो मटेरियल मिलता ही है, बट ये जब बॉडी से जो है एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे पूरा, तो वो क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करेगा, ये लगभग जो अप टू 1 से लेके 2 मीटर तक जो है होल क्रिएट कर सकते हैं या अर्थवर्म, है ना। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक तरह से जो है फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है। जो नीचे का जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको बाहर जो है निकालते रहते हैं, ऊपर की तरफ निकालते रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं फ्रेंड ऑफ क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं। और इस अर्थवर्म का यूज मेडिसिन में भी यूज किया जाता है बहुत सारे, जैसे आपके इंपोटेंसी की कंडीशन अगर होती है, गाउट की अगर कोई जो है ऐसे कंडीशन होती है, तो उसमें इससे जो है अर्थवर्म से मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो ये मेडिसिन की तरह काम भी करते हैं। और दूसरा, इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोला जाता है। एक चीज और, जो ये डिफिकेट करते हैं सॉइल को, तो डिफिकेट करने के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी रेट को जो है इंक्रीज करते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये हो गया वर्मी कंपोस्टिंग जब डिफिकेट करते हैं तो, है ना। ये सॉइल की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और चीजें बात कर लेते हैं हम लोग लोकोमोशन की, फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। लोकोमोशन क्या होता है, इन लोगों में नॉर्मली जो रफ एरिया होती है, ज्यादातर रफ एरिया, है ना, जैसे सॉइल हो गया या और भी प्लेस हो गए, खेतों में जैसे ये चलते हैं, तो जो रफ एरिया होती हैं उसमें ये लोकोमोशन के लिए अपनी मसल्स लेयर का यूज करते हैं। जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है, ये जैसे मान लीजिए कि ये अर्थवर्म है, तो ये अर्थवर्म क्या करेगा कि अपने बॉडी को ऐसे कंट्रैक्ट करेगा, है ना, पीछे वाले, फिर आगे वाले को ऐसे रिलैक्स करता है ना। तो ये ऐसे करके कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे मूव करना चालू कर देते हैं। तो ये सर्कुलर मसल्स लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। एक और पाया जाता है कि इसमें एक काइटिनस सीटी पाया जाता है, सीटी बोलते हैं इसको, है ना। ये सीटी जो होती है, ये क्या होता है बेटा, जो है काइटिनस होता है, काइटिनस, है ना, काइटिन से बना होता है। और यह आपका एस शेप का स्ट्रक्चर होता है, एस शेप। ये जितने भी इपीडर्मल इनके पिट होते हैं, जो इपीडर्मिस होती है, उसी इपीडर्मल पिट में एक क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो जो एस शेप स्ट्रक्चर सीटी होता है, यह इम्बेडेड होता है किसमें, इम्बेडेड इन इपीडर्मल पिट। इपीडर्मल पिट में क्या होता है बेटा, जो है इम्बेडेड होता है ये सीटी जो है ना। और ये सीटी कहां से कहां तक पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, जो है ऑल सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट में पाया जाता है, और एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट याद रखिएगा, जो फर्स्ट, लास्ट, है ना, और क्लाइटेलम, क्लाइटेलम वाले पार्ट को छोड़ के। तो सारे सेगमेंट में सीटी पाया जाता है, बट फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़ के सारे सेगमेंट में ये सीटी होते हैं। काइटिनस होता है, ये क्या करता है कि इस सीटी का यूज अपने स्मूथ एरिया पे चलने के लिए यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फर्श पे चलना है,
टाइल्स पे चलना है अर्थवर्म को, तो ये क्या करता है कि अपने सीटी को निकाल लेता है। ये रिट्रैक्टेड और प्रोटेक्टेड आर्गन होता है, एक्सटेंडेड आर्गन होता है। ये अंदर खींच लेता है, बाहर निकाल लेता है उसको, एक तरह से अंदर खींचना बाहर निकालना, है ना। तो ये क्या होता है कि सीटी जो होता है वो आपका टाइल्स पे, है ना, टाइल्स पे या स्मूथ एरिया पे चलने के लिए यूज करता है। ये सोचता है कि हो सकता है अगर रफ एरिया पे यूज करेगा तो एक काइटनेस स्ट्रक्चर होता है वो घिस जाएगा, है ना। इसीलिए ये ज्यादातर जो है रफ एरिया के लिए जो है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर का यूज करते हैं। बाकी और स्मूथ एरिया के लिए जो है वो क्या यूज करते हैं, सीटी का यूज करते हैं, जो काइटिनस स्ट्रक्चर्स होता है ना। और ये एपिडर्मल पिट में जो धंसा होता है, और ये फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़ के बाकी बॉडी के सारे सेगमेंट में ये पाया जाता है सीटी। क्लियर है? जो यहां पे दिख रहा है ना 14, 15 और 16 सेगमेंट, 14, 15, 16 सेगमेंट दिख रहा है आपको, 14, 15, 16 सेगमेंट दिख रहा है आपको। तो ये जो 3 सेगमेंट हैं, है ना, इन तीनों सेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्लाइटेलम बोलते हैं। ये थोड़ा सा डार्क होता है। जो इसकी एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस की जो ग्लैंड होती है यहाँ की एरिया की, वो काफी ज्यादा सिक्रीशन करती हैं डार्क सब्सटेंस का, जिसकी वजह से ये डार्कनेस होती है, इसको बोलते हैं क्लाइटेलम बोलते हैं। और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको नाम देते हैं हम लोग जो प्री क्लाइटेलर रीजन बोलते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्री क्लाइटेलर क्या रीजन बोलते हैं। और इसके लास्ट तक जो नीचे होगा उसको हम लोग नाम देते हैं पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो 14, 15, 16 डिसाइड हो गया, तो उसके ऊपर का प्री क्लाइटेलर रीजन और सबसे उसके बाद का पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, बाकी 14, 15, 16 आपका क्लाइटेलर रीजन होगा। इसी में ककून का फॉर्मेशन होता है। बाकी अभी रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहां तक आगे देखिए, हम आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यह अर्थवर्म का एक तरह से जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये अर्थवर्म का कौन सा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका कौन से टाइप का सर्कुलेशन होगा? क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। और इस क्लोज टाइप सर्कुलेशन में सारा जो सर्कुलेशन जो होता है वो किसका होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। तो इसमें जो सर्कुलेशन होगा वो आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा ही नहीं। इसमें एक स्पेशली ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है ब्लड ग्लैंड, जो क्या करती है? ब्लड का फॉर्मेशन करती है। ब्लड ग्लैंड जो कहां पे लोकेटेड होती है? 4, 5 एंड 6 सेगमेंट में लोकेलाइज होता है। दिख रहा है? 4, 5, 6 सेगमेंट में इसकी लोकेशन होती है ब्लड ग्लैंड की। तो ये ब्लड ग्लैंड जो होता है 4, 5 और 6 सेगमेंट में आपको पाया जाता है। और जो 4, 5, 6 सेगमेंट होता है इसी में ब्लड ग्लैंड पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? ब्लड सेल्स का या जो है ब्लड कार्पेसल्स का फॉर्मेशन करती है। इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, बट वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। याद रखिएगा, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है ब्लड ग्लैंड, है ना। और ये क्या करती हैं? जब ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं तो इसमें जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक तरह से है, यह हीमोग्लोबिन उनके प्लाज्मा में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। क्लियर है? यहां पे आप देखिए कि इनका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप का आपको सर्कुलेशन दिख रहा है। इन लोगों में जो अर्थवर्म होता है ये पूरे दुनिया का क्या, पूरे एनिमल किंगडम की बात करते हैं, पूरे दुनिया की बात किया जाए तो अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल किंगडम का मेंबर होता है जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट पाया जाता है। और कितने पेयर हार्ट होता है बेटा? 4 पेयर हार्ट होता है इसमें। 4 पेयर हार्ट। 4 पेयर हार्ट का मतलब कितने नंबर में? 8 नंबर में। सोचिए, जो है यहाँ पे तो 1 हार्ट होता है, यहाँ पे 8 हार्ट होता है ना। तो दिख रहा है अर्थवर्म में जो है कितने हार्ट होते हैं? 4 पेयर हार्ट होता है ना। 8 नंबर में होते हैं। काउंट करा रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो 4 पेयर हार्ट होता है। देखिए, इसमें जो हार्ट होता है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है लैटरल हार्ट, एक होता है लैटरल इसोफेजियल हार्ट। लैटरल हार्ट और जो लैटरल इसोफेजियल हार्ट, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थवर्म है, इसका ये माउथ रीजन है, ये पेरिस्टोमियम, दैट इज द पाइजिडियम, लास्ट सेगमेंट और फर्स्ट सेगमेंट। यहां से हम काउंट करें, फर्स्ट सेगमेंट से काउंट करें तो जो 7 और वो आपको जो है दिख रहा है 9 सेगमेंट,
7 और जो 9 सेगमेंट होगा और यहाँ पे आपको 12 और 13 सेगमेंट होगा, इसमें आपके हार्ट पाए जाते हैं। ये हार्ट इस तरह से लोकलाइज होते हैं, जैसे ये 7 सेगमेंट में होगा तो इस तरह से एक आपका इधर साइड होगा और एक इधर साइड होगा, है ना। तो दो तरह के आपके जो हार्ट होते हैं ऐसे जो है पकड़े रहते हैं। ऊपर की तरफ होती है डॉर्सल वेसल और नीचे की तरफ वेंट्रल वेसल। जैसे पीछे साइड में जो बैक साइड होता है उसमें जो है डॉर्सल वेसल जो है रन करती है और आगे साइड में जो है वेंट्रल वेसल जो है ये रन करती है। ये आपको दिख रहा है, ये वेंट्रल वेसल्स है। ऊपर की तरफ आपको डॉर्सल वेसल दिख रही है। यहाँ पे 7 और 7 सेगमेंट में एक इधर है, दिख रहा है, एक इधर हार्ट है तो एक इसके ऊपर मतलब उसके अपोजिट साइड होगा। एक इधर हार्ट है तो एक अपोजिट साइड होगा। तो 7 सेगमेंट में 1 पेयर हार्ट आपको मिला, लैटरल हार्ट 1 पेयर है, एक इधर एक उधर होगा। ऐसे ही 9 में आपको दिख रहा है, तो जो 9 वाले सेगमेंट में होगा तो एक आपको 1 पेयर होगा, ये भी एक आपको सेगमेंट इधर दिखेगा, एक हार्ट इधर दिखेगा, एक उधर दिखेगा। तो 1 पेयर इसमें 1 पेयर इसमें, तो टोटल कितना हो गया जो है यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर हो गया। फिर इसके बाद दिख रहा है ये लैटरल इसोफेजियल हार्ट जो 12 और 13 सेगमेंट में पाया जाता है। वैसे ही जैसे मैंने इसमें बताया कि 1 पेयर होता है, वैसे ही ये एक इधर होगा और एक इधर होगा, दिख रहा है। तो एक उधर साइड अपोजिट साइड में होगा और एक इधर साइड में होगा ऐसे। तो ये दिख रहा है एक अपोजिट साइड में उधर होगा और इसके भी एक अपोजिट में उधर होगा। 1 पेयर इसमें 1 पेयर इसमें, है ना। तो 2 पेयर यहाँ पे 2 पेयर यहाँ पे, तो 4 पेयर आपके जो है टोटल क्या पाए जाते हैं इसमें जो हार्ट पाया जाता है। अब देखिए इनका ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ये पीछे से जो ब्लड आता है ऐसे, है ना, ये बैक साइड से पंपिंग होती है इनका जो है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या होगा कि ये जो लैटरल हार्ट है, लैटरल हार्ट, ये डॉर्सल वेसल से ब्लड की सप्लाई देता है किधर बेटा जो है वेंट्रल वेसल की तरफ, दिख रहा है। ये वेंट्रल वेसल की तरफ जो ब्लड की सप्लाई दे रही है। और वेंट्रल वेसल में ब्लड की सप्लाई जो होती है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ होती है। और जो ये लैटरल इसोफेजियल हार्ट है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा और वेसल का नाम है, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है बट हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है सुप्रा इसोफेजियल वेसल। नाम है सुप्रा इसोफेजियल वेसल। सुप्रा इसोफेजियल वेसल होती है और ये सुप्रा इसोफेजियल आपको जो है दिख रहा है वेसल हो गई। यहाँ पे ये जो वेसल दिख रही है इसको हम लोग नाम देते हैं लैटरल इसोफेजियल वेसल, लिखा तो है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लैटरल इसोफेजियल वेसल बोलते हैं। लैटरल इसोफेजियल 2 नंबर में होती है, एक इधर दिख रहा है तो एक उधर साइड अपोजिट साइड में होती है। लेकिन जो सुप्रा इसोफेजियल वेसल होती है वो एक ही होती है, सिंगल होती है। ये जो सुप्रा इसोफेजियल वेसल है वो एक ही होती है। नीचे की तरफ जो लैटरल इसोफेजियल वेसल होती है इससे आपका एक छोटा सा कनेक्ट है जो 10 और 11 में, एक इधर साइड में कनेक्ट है एक उधर साइड में। तो ये भी इनकी भी संख्या जो कितनी होती है बेटा जो है 2 पेयर होती है। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है 2 पेयर। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लूप, यहाँ पे दिख रहा है ये इसकी संख्या जो है 2 पेयर होती है ना। तो ये भी आपका इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर लूप बोला जाता है। ये एंटीरियर लूप का जो है ब्लड का फ्लो किधर होता है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का बना दे रहे हैं। ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड की सप्लाई लैटरल इसोफेजियल वेसल से सुप्रा इसोफेजियल वेसल में ब्लड की सप्लाई देती है। और जो लैटरल इसोफेजियल हार्ट है ये डॉर्सल वेसल से सुप्रा इसोफेजियल वेसल में ब्लड की सप्लाई देगी और फिर उसके बाद जो है नीचे वेंट्रल वेसल में, दिख रहा है आपको बेटा ऐसे, हाँ। ये आपका जो है ऐसे सर्कुलेशन होता है। और ये जो होती हैं लैटरल इसोफेजियल वेसल, ये क्या होती हैं कि 13 सेगमेंट के बाद 14वें सेगमेंट से ये वेंट्रल वेसल्स के नीचे से क्रॉस करती हैं। जो नर्व कार्ड होती है इनका, वेंट्रल जो नर्व कार्ड होता है उस वेंट्रल नर्व कार्ड से नीचे से जाती है ये वाली जो वेसल होती है यहाँ तक, दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग सब न्यूरल वेसल बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, सब न्यूरल वेसल। तो ये हो गई आपकी जो है सब न्यूरल वेसल, देखा। तो ये जो नीचे से जा रही है ये ऐसे करके थोड़ा मार्किंग मैं कर दे रहा हूं, ये देखिए यहां से, इसको बोलते हैं सब न्यूरल वेसल बोलते हैं, सब न्यूरल वेसल, दिख रहा है। ये सब न्यूरल वेसल जो है जगह जगह पे डॉर्सल वेसल से कमीशूरल वेसल से ऐसे कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। ये पीछे साइड तक पूरा होता है। तो डॉर्सल वेसल में ब्लड की सप्लाई पीछे से होगी और बाकी आपका जो है बाकी सब बैकवर्ड जो है ब्लड की सप्लाई होती है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखिए आता है एक तरह से इसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे होता है इन लोगों में, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो
पहले तो याद रखिएगा अर्थवर्म जो होता है वो अमोनो-यूरियोटेलिक होता है, अमोनो-यूरियोटेलिक। अमोनो-यूरियोटेलिक का मतलब जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया और यूरिया दोनों होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस लोगों में अमोनिया और यूरिया दोनों होता है, तो ये अमोनो-यूरियोटेलिक होते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए ब्लड ग्लैंड दिख रहा है, ये ब्लड ग्लैंड है, ये ऐसे, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट बना है ब्लड ग्लैंड आपको दिख रही है। ये ब्लड ग्लैंड जो होती है वो 4, 5, 6 सेगमेंट में पाई जाती है। कितने पेयर होती है बेटा? 3 पेयर, है ना। कितनी पेयर होती है? 3 पेयर होती है ना। यहां पे आप देखो ये फायरिंग्स है, ये फायरिंग्स है जिसको हम लोग एक तरह से जो फायरिंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फायरिंजियल नेफ्रिडिया। इन लोगों में जो फायरिंजियल नेफ्रिडिया होता है वो बेटा कितने पेयर होती हैं? ये भी याद रखिएगा जो 3 पेयर होती हैं। फायरिंजियल नेफ्रिडिया 3 पेयर, ये भी आपका किस सेगमेंट में होंगी? 4, 5, 6 सेगमेंट में पाई जाती है। जो फायरिंजियल नेफ्रिडिया होती हैं वो 4, 5, 6 सेगमेंट में आपको पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया। तो जो इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया होता है इन लोगों में कितने तरह के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं? 3 तरह का, है ना। इन लोगों में 3 तरह के जो है 3 टाइप के जो है नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तीनों का नाम बता दे रहे हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फायरिंजियल नेफ्रिडिया, है ना बेटा, फायरिंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं। जो फायरिंजियल नेफ्रिडिया होता है वो 3 पेयर, नाम याद रखिए। किसमें किसमें होगा? 4, 5, 6 सेगमेंट में, है ना। तो 3 पेयर आपका नेफ्रिडिया हो गया। दूसरे नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया, इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। जो इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया होता है 3 टू लास्ट सेगमेंट, 3rd वाले सेगमेंट से लेके लास्ट तक आपका पाया जाता है इंटीगुमेंटल नेफ्रिडिया, है ना। 3rd से लेके कहां तक? लास्ट तक। इसके बाद आपका पाया जाता है कौन सा नेफ्रिडिया बेटा? सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया। ये 15 टू लास्ट सेगमेंट होता है, 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक आपका सेप्टल नेफ्रिडिया पाया जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये तो हो गया आपका जो है कौन सा? फायरिंजियल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया और सारा चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किया नेफ्रिडिया का। अगला देखिए इसमें आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक चीज और, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, और इसका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लें। तो ये जैसे कि फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके सेगमेंट है। मान लीजिए अर्थवर्म का ऐसा सेगमेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड और थर्ड, तो जो ये थर्ड और फोर्थ जो सेगमेंट होता है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट, इस थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में ऐसे आपका नर्व रिंग पाया जाता है, नर्व रिंग। और जहां पे ये फोर्थ सेगमेंट होता है वहीं पे बाइफर्केट हो जाता है, ऐसे बना लेता है, वेंट्रल नर्व कार्ड बना लेता है। तो इसमें जो नर्व रिंग होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसको बोलते हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट में बटा होता है ना। जो नर्वस सिस्टम होगा वो 2 पार्ट में बटा होगा। एक होगा जो है नर्व रिंग और एक होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल नर्व कार्ड, है ना, वेंट्रल नर्व कार्ड। जो वेंट्रल नर्व कार्ड होती हैं ये डबल होती हैं, ये तो चीजें याद रखिएगा, ये डबल होती हैं। जो नर्व रिंग होती हैं ये नर्व रिंग 3 पार्ट में जो है डिवाइड होते हैं, नर्व रिंग। और ये जो नर्व रिंग होगा वो किस सेगमेंट में होगा? 3 to 4 सेगमेंट के बीच में होगा। जो ये नर्व रिंग होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है सुप्रा फायरिंजियल गैंग्लियन और एक होता है सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन।
गैंग्लियन मीन्स होता है नर्व का गुच्छा, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सब फायरेंजियल गैंग्लियन। सब फायरेंजियल गैंग्लियन। तो ये नर्व रिंग हो गया जो 3 to 4 सेगमेंट में आपका पाया जाता है, और यहीं से डबल वेंट्रल नर्व कार्ड जो चौथा सेगमेंट होगा, इसका चौथा सेगमेंट कहाँ गया, ये है ना। तो तीसरे और चौथे में ऐसे जो है नर्व रिंग होगी, और यहीं से ये बाइफर्केट होगा। तो वेंट्रल साइड में है ना, जैसे ये नर्व रिंग बना लिया, और ऐसे वेंट्रल साइड में ऐसे जो है डिवाइड करके वेंट्रल साइड में आपका बनाएगा क्या चीज, जो है नर्व कार्ड बनाता है, और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड बनाता है। हम लोगों में नर्व कार्ड डॉर्सल होती है, चूंकि ये इनवर्टिब्रेट होता है, तो इन लोगों में वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, जो अर्थवर्म होगा इसका हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ये याद रखिएगा कि ये मोनोसियस होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपका एक ही बॉडी पे होगा, तो उसको नाम देते हैं मोनोसियस, आर जो है बाइसेक्सुअल। या तो इसी को एक और नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल है ना, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देखिए एक ही बॉडी पे इसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पार्ट जो है जिसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। जो स्पर्मेथिका होता है, ये स्पर्मेथिका का फिगर ये कुछ इस टाइप का होता है। स्पर्मेथिका ये आपका 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में फैला होता है। यह स्पर्मेथिका कितना पेयर होगा बेटा, जो है 4 पेयर होता है। कितना होता है? 4 पेयर। इसका जो ओपनिंग का सेगमेंट होता है, ओपनिंग सेगमेंट किस तरह से ये ओपन होता है, तो जो ओपनिंग सेगमेंट होता है वो 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। जो पांचवा सेगमेंट दिख रहा है, जो ये पांचवें और छठवें के बीच का जो ये सेप्टा होता है, इसी सेप्टा पे ऐसे लगे होते हैं। यहीं पे आपका स्पर्मेथिकल पोर पाया जाता है। ये होल होता है जो वेंट्रोलैटरल पोजीशन में होता है, जो स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। स्पर्मेथिका नाम है। स्पर्मेथिका जैसे लग रहा होगा कि स्पर्म से रिलेटेड, तो स्पर्म मेल का पार्ट होता है, बट यहाँ स्पर्मेथिका जो है ये फीमेल का पार्ट होता है ना। तो स्पर्मेथिका याद रखिएगा 4 पेयर होता है, जो 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में पाया जाता है। इसकी पोजीशन जो होती है वो आपका वेंट्रोलैटरल होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो आपका वेंट्रोलैटरल पोजीशन में होता है ना, वेंट्रोलैटरल पोजीशन, वेंट्रोलैटरल पोजीशन। तो ये हो गया स्पर्मेथिका। अब यहाँ पे देखिए ये 10वां जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, जो 10th सेगमेंट आपको है, इसी 10th सेगमेंट में आप टेस्टिक सैक पाए जाते हैं, जिसमें टेस्टिस पाई जाती है। और 10वें और 11वें सेगमेंट में 1 पेयर जो टेस्टिक सैक होगा, और उसी में आपके जो है लोकेटेड होंगे जो है क्या चीज जो है, टेस्टिस लोकलाइज होगा। तो जो टेस्टिस होगा है ना, टेस्टिस वो आपका कितना पेयर होगा बेटा, जो है 2 पेयर। और किस सेगमेंट में होगा? 10 and 11 सेगमेंट। सोचिए इतना बड़ा एनिमल छोटा सा, इसमें कितने सेगमेंट हैं और किस तरह से सारे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, है ना। तो 10th और 11th सेगमेंट में आपका जो है टेस्टिस होता है, टेस्टिस। और जो टेस्टिस सैक होगा वो भी आपका इसी सेगमेंट में मिलेगा। जो टेस्टिस सैक होगा वो भी आपका 10 और 11 सेगमेंट में ही मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल्स। तो जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है इसकी भी संख्या आपकी 2 पेयर होती है, और ये आपको मिलेगा 11 and 12 सेगमेंट में। सेमाइनल वेसिकल जो एक तरह से सीमेन का कलेक्शन करता है, ये आपको जो है वहां से दिख रही है, जो ट्यूब आ रही है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंशिया बोलते हैं, जो 18वें सेगमेंट तक आपका फैला होता है, 18 सेगमेंट तक। यहाँ 18 सेगमेंट में आपका पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मेल जेनाइटल पोर बोलते हैं, मेल जेनाइटल पोर। तो जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो 18 सेगमेंट में होता है ना, 18 सेगमेंट में। और कितनी संख्या होती है इसकी? 1 पेयर, 1 पेयर। और इसकी जो लोकेशन होती है वो भी याद रखिएगा, ये लोकेशन इसकी जो होगी वो वेंट्रोलैटरल होगा। क्या होगा? वेंट्रोलैटरल। वेंट्रोलैटरल इसकी पोजीशन होती है।
तो ये तो हो गया आपका कौन सा जो है मेल जेनाइटल पोर, दिख रहा है आपको, ये मेल जेनाइटल पोर हो गया। यहाँ पे आपको पाया जाता है मेल जेनाइटल पोर। तो मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट में, वेंट्रोलैटरल इसकी पोजीशन हो गई, है ना। अब आते हैं हम लोग, और इसी में और चीजें हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बारे में भी। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक्सटेंड कर रही है 17 से लेके जो है 19 सेगमेंट के बीच में, आपको दिख रहा है 17 से 19 सेगमेंट में, 18 में मेल जेनाइटल पोर होते हैं, प्लस 17 और 19 में ऐसे जो है एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं, दिख रहा है एसेसरी ग्लैंड, ये 2 पेयर होता है। तो जो एसेसरी ग्लैंड होगा वो आपका 2 पेयर होगा, 4 नंबर में आपको दिख रही है, और किस सेगमेंट में होगा, 17 एंड 19 सेगमेंट में होता है एसेसरी ग्लैंड। और नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है जो ऐसे व्हाइट कलर का, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक तरह से सीमेन बनाती है। जो ओवरी होती है, ये ओवरी आपका 13 सेगमेंट में पाई जाती है, 13 सेगमेंट में। यहाँ पे ओवेरियन फनेल पाया जाता है, कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ओवरी से ओवा निकलता है तो ये ओवेरियन फनेल जो है कैच करती हैं, और यहाँ पे एक आपका होल होता है 14वें सेगमेंट में, जिसको हम लोग नाम देते हैं फीमेल जेनाइटल पोर। किसको बोलते हैं, फीमेल जेनाइटल क्या पोर, जो किस सेगमेंट में होगा, 14 सेगमेंट में होगा। और इसकी पोजीशन जो होगी मिड लाइन और वेंट्रल पोजीशन, मिड लाइन में वेंट्रल पोजीशन पे होंगी, है ना। मिड लाइन कौन सी, वेंट्रली लोकेटेड होती है ना, वेंट्रली लोकेटेड होती है फीमेल जेनाइटल पोर। दिख रहा है आपको, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब आते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो पहले तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन इनमें बारिश के मौसम में होता है ना। इनमें रिप्रोडक्शन किसमें होता है, बारिश के मौसम में होता है। और बारिश के मौसम में क्या होगा कि 2 अर्थवाम एक दूसरे के करीब आते हैं अलग अलग। मैंने आपको बताया कि ये अर्थवाम, ये दूसरा अर्थवाम है, और दोनों अर्थवाम जो है बाइसेक्सुअल हैं, दोनों पे मेल फीमेल है, इस पे भी मेल फीमेल है। तो मेल फीमेल अलग अलग सेगमेंट में है, तो मिलेंगे कैसे, तो होगा क्या कि इसमें जो है 2 अर्थवाम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, और एक का जो 18 सेगमेंट होगा, जिसकी रहा है यहाँ पे, ये जो एक का 18 सेगमेंट होगा वो दूसरे के 5वें और 6वें सेगमेंट के स्पर्मीथिकल जो पोर होता है, स्पर्मेथिको जो पोर होता है उसमें जाके इंजेक्ट होगा। और दूसरा इसका जो 18 सेगमेंट होगा वो आपका पहले वाले के 5वें और 6वें के स्पर्मेथिकल जो पोर होते हैं उससे जाके जो है कनेक्ट होगा। और इस तरह से आधे से 1 घंटे इन लोगों में कॉपुलेशन चलता है, रिप्रोडक्शन चलता है, कॉपुलेशन चलता है। और ये अपने बॉडी को ऐसे खिसकाते जाते हैं, खिसकाते जाएंगे। आधे 1 घंटे में क्या होगा कि दोनों के स्पर्मेथिका स्पर्म से भर जाते हैं। अब जो दोनों के स्पर्मेथिका स्पर्म से भर जाएंगे तो दोनों अर्थवाम क्या हो जाते हैं, अलग। और जब दोनों अर्थवाम अलग हो जाएंगे तो फिर से कहानी पीछे वाले में आ जाते हैं हम लोग। देखिए इसका भी स्पर्मेथिका भर गया स्पर्म से, और जो दूसरा वाला अर्थवाम है उसका भी स्पर्मेथिका जो होगा, है ना, वो भी आपका किससे भर चुका है, स्पर्म से भर चुका है ना। तो अब क्या होगा कि जो 14, 15 और 16 सेगमेंट है, इनकी जो एपिडर्मल वॉल होती है, ये क्या करती हैं कि एक फॉर्मेशन करती हैं एक स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग नाम देते हैं ककून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ककून। ये ककून में आपके ये फीमेल जेनाइटल पोर के माध्यम से सारा जो ओवा होगा वो सारा ओवा आपका इसी में अंदर आ जाता है, इसके अंदर, ककून के अंदर। जब ये ककून के अंदर आ गया, मैंने बताया कि ये इस अर्थवाम में हो रहा है तो वैसे इसमें भी होगा। तो 14, 15 और 16 सेगमेंट में आपका क्लाइटेलम वाले पार्ट से ककून का फॉर्मेशन होगा, और एक ककून जो ढेर सारे फीमेल एग को लिया रहेगा, कलेक्ट किया रहेगा। अब एक ककून क्या होता है कि ऊपर की तरफ ऐसे खिसकता जाएगा। जब ऊपर की तरफ खिसकेगा तो इसमें भी ऊपर की तरफ खिसकेगा और इसमें भी ऊपर की तरफ खिसकेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ ऐसे खिसकेगा तो एक ककून में फीमेल गैमेट है, एक तरह से फीमेल एग है। तो जब ये ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, स्पर्मेथिका से सारे स्पर्म को कलेक्ट कर लेगा, और इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ओवा प्रेजेंट है। वैसे ही इसमें भी होगा, दोनों अर्थवाम अलग अलग हैं। अब क्या होगा कि सारा ओवा जब ये कलेक्ट कर लेंगे तो इसी ककून के अंदर आपका, अब एक ककून को क्या करेगा, इस ककून में मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं,
इसको अर्थवर्म क्या करेगा कि किसी अंधेरे प्लेस पे, प्रोटेक्टेड प्लेस पे उसको छोड़ देगा और उसी ककून के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद इसमें क्या होगा कि 2 से लेके जो है एक ककून से 20 अर्थवर्म, 2 to 20 अर्थवर्म जो है क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इससे, एक ककून से। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और विदाउट लार्वा, है ना, फर्टिलाइजेशन और विदाउट लार्वा, है ना, विदाउट लार्वा इनका डेवलपमेंट होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और विदाउट लार्वा इनमें डेवलपमेंट होगा, दैट इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से इन लोगों में जो है कौन सा डेवलपमेंट होगा बेटा, जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, विदाउट लार्वा होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, ककून के अंदर। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास बस इतना ही, और कल के क्लास में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच पढ़ेंगे, फिर फ्रॉग पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर और लगेगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा फिर से नए लेक्चर में। ओके बेटा, गुड नाइट, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।